नमस्कार दोस्तों, साथियों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों, एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं आपके रूबरू हूँ दोस्तों। देखिए, किन्हीं कारणों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अब आगे कोशिश करेंगे हम रेगुलर अपनी वीडियो डाल लें। पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग और हमारे दूसरे बंधु जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी हिंदी की कर रहे हैं, सबके लिए हमारा आज का पहला लेक्चर है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। हमने एक ई बुक पब्लिश करवाई है और वो आपको पता है कि स्टोर पे उपलब्ध है और मेल पे भी उपलब्ध है। हमारे काफ़ी सारे परीक्षार्थियों ने ली है और बड़ी सराहना की है उसकी। आज हम उसी का एक मॉडल टेस्ट पेपर उठा रहे हैं। पहला पेपर है हमारा, इसको करते हैं। देखिए, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें हम रिवीजन करते रहेंगे। पूरा कोशिश करूँगी जितने 4 ऑप्शन हैं उनको अच्छे से हम जहाँ डिस्क्राइब करने का, जहाँ पर उनकी डिटेल बताने का मौका आएगा अवश्य बताएंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है पश्चिमी। चलिए बढ़ते हैं मॉडल टेस्ट पेपर की ओर। पहला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। आपको पता है जो अपभ्रंश के जो थे हमारे हिंदी के विकास से पहले यदि बात करते हैं तो अपभ्रंश की करते हैं और उसमें उसके अलग अलग सोपान थे 5 भागों में। जैसे हमने हिंदी को पढ़ा था अभी तक, वह सारे अपभ्रंश और सैनी के ही रूप है। तो अगर आपने पहला चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा और मैंने करवाया भी है बड़े अच्छे से, जो है ना, मैंने शुरू में वीडियो डाली थी उसकी। अगर आपको इसकी डिटेल करनी है तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी आपकी हिंदी भाषा और उसका विकास। तो यहाँ बात कर रहे थे हम शोरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी और मागधी। ये 4 तो ऑप्शन यहाँ इसके 7 भाग थे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। इसमें जो थी एक ब्राचड़ थी, एक जो हमारी महाराष्ट्री थी, एक खस थी, इस तरह करके 3 और थी। तो यदि हिंदी के विकास की बात करें तो शोरसैनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ था। यानी कि अपभ्रंश शोरसैनी से इसके 5 हिंदी के, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी निकली थी हमारी, मागधी, अर्धमागधी, बिहारी, ये इनसे भी अलग अलग निकली थी। और इससे शोरसैनी से पूर्वी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी थी, बिहारी हिंदी थी, राजस्थानी हिंदी थी और पहाड़ी हिंदी थी। इस प्रकार हमने इसके जो है 5 भाग हिंदी के पश्चिमी शोरसैनी के अंतर्गत ही है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो क्या रहेगा, पहले का उत्तर हमारा ए रहेगा। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ, दूसरे प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है हमारी, तो इसको थोड़े से ध्यान से देखना एक बार, क्योंकि ये प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगली बार जब अपडेट होगी बुक तो आपको उसमें सही से उपलब्ध हो जाएगा। ये है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो 2000 ईसा पूर्व से लेते हैं। यहाँ 1000 ईसा पूर्व की बात है। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। फिर है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ये यहाँ पे पूर्व नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो है हमारा पूर्व, इसका ये हमें काटना है, सिर्फ ईस्वी रखना है यहाँ पे। फिर 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, यहाँ भी पूर्व कट जाएगा हमारा। तो अपभ्रंश के यदि विकास की बात करें तो हम यहाँ पर भी हमें ये पूर्व काटना पड़ेगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो अपभ्रंश का समय था। और अगर इनके सारे ऑप्शनों को ले तो ये सारे ऑप्शन गलत है, तो फिर तो हमारा आएगा डी ऑप्शन, अगर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। चूँकि ये मैंने जो ना इसकी आंसर की है नीचे, उसमें बी ऑप्शन दिया है, तो इसीलिए मैं इसी को करेक्ट कर देती हूँ। बी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये आएगा, इसका बी ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का समय इनमें से क्या है, यानी कि किस समय हेमचंद्र हुए थे। तीसरा प्रश्न हमारा 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। ये थोड़े से एक दूसरे से जोड़ के याद करने के प्रश्न हैं दोस्तों। तो ये हमारा, इनका अगर समय की हम बात करें तो इनका 10 उत्तर आएगा। 12वीं शताब्दी में हुए थे हेमचंद्र। हेमचंद्र ने जो ग्रंथ लिखे इनका व्याकरण भी काफ़ी प्रसिद्ध है। संदेश राशक के रचयिता का नाम बताइए। अब यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको बड़े अच्छे से याद कर लो। बहुत पेपरों में पूछा जाए, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, ये जनरल नॉलेज में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनका, इसके लेखक का, इसके रचयिता का नाम अब्दुल रहमान है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। संदेश राशक जो है एक पत्रिका की तरह लिखा गया है, पत्र जैसे होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि इसका नाम भी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। उक्ति व्यक्ति एक ग्रंथ है, उसमें जो है उसके रचयिता रोड़ा, दामोदर शर्मा वंशीधर। 4 ऑप्शन हमारे, तो इसका ए ऑप्शन आदिकालीन कवि, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न मिश्र बंधुओं से संबंधित है दोस्तों। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास याद है
हिंदी साहित्य का इतिहास की डिटेल में मैंने करवाई थी वीडियो, मेरे उस पर मिल जाएगी आपको चैनल पे, जिसमें पूरा काल विभाजन किसने किया था, पहले क्या क्या किया था। मिस्र बंधुओं के जो काल विभाजन थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। तो इसी प्रकार मिस्र बंधुओं ने जो है ब्रज भाषा के संबंध में लिखा कि हिंदी भाषा में या हिंदी कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे। तो ये मिस्र बंधुओं की यदि बात करें तो ये सारंगधर को मानते हैं कि सारंगधर ने सबसे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद है अगला हमारा, अब भक्तिकालीन प्रश्न है हमारा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे। 7वां प्रश्न, देखिए जब आप अगर भक्तिकालीन वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि अलग अलग जो ना विद्वानों ने अलग अलग मत दिए और वो किस किस देवी देवता की पूजा करते थे, या श्री कृष्ण भक्त थे तो वो श्री कृष्ण के किस रूप की उपासना करते थे, कौन कौन सा संप्रदाय किस किस की उपासना करता था, और थोड़ी बहुत उसमें ट्रिक भी बताई गई है। ये भक्तिकालीन जो वीडियो है उसमें अगर आप डिटेल करना चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर बात हम कर रहे थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था, तो वल्लभाचार्य जी थे। जो न गोसाई विठल नाथ के पिता, ये वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। ए ऑप्शन रहेगा 7वें प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चैतन्य, अब इसमें चारों की थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ आपको मैं। चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने चैतन्य संप्रदाय, जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, वो भी कृष्ण राधा की उपासना से संबंधित था। निम्बारकाचार्य जो थे इनका भी निम्बारक संप्रदाय या भेदो जो है वो संप्रदाय भी कहा जाता है उसको, वो भी श्री कृष्ण की उपासना करते थे। और डी रामानंद जो है ये राम उपासक थे, तो इन्होंने रामावाद दिया, यानी कि राम की भक्ति पर बल दिया इन्होंने। इनके 12 शिष्य थे रामानंद के, और सारे जो है वो किसी न किसी रूप में निर्गुण या सगुण भक्ति से जुड़े। आगे उनका सभी का नाम है, जिनमें से आप जैसे कई बार हम कबीरदास जी की बात करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। अष्टछाप क्या था, ये एक ऐसा एक ग्रुप था एक कवियों का, कवि लगा लो भक्त लगा लो। वहाँ पर जैसे ये पूजा करते थे श्रीनाथ मंदिर में, तो 8 समय कहते हैं पूजा होती थी श्रीनाथ मंदिर की, और उस समय अलग अलग भजन गाए जाते थे। तो उस 8 बार पूजा के हिसाब से अष्टछाप के 8 कवि जो थे वो निर्धारित किए गए, जो भजन कीर्तन करते थे, उपासना करते थे। तो उनमें से 4 तो थे वल्लभाचार्य के, और 4 थे गोस्वामी विठलनाथ के। पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। अष्टछाप के संस्थापक तो गोस्वामी विठलनाथ थे, वल्लभाचार्य के बाद उनके उत्तराधिकारी गोस्वामी विठलनाथ ही बने थे। तो 4 जो थे वल्लभाचार्य के थे, जैसे सूरदास, जो कुंभन दास और गोसाईनाथ, ये 8 हैं। आपको पूरी डिटेल मिलेगी भक्तिकालीन वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हो अगर इसकी बहुत अच्छे से डिटेल आपने करनी है। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सी, गोसाईनाथ। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, मद्राष्टक के रचयिता कौन थे। मद्राष्टक किसने लिखा, नंददास, रहीम, अब्दुल रहमान, कुतुबुन। तो यदि मद्राष्टक के रचयिता का नाम हम ले तो रहीम जी ने लिखा था, अब्दुल रहीम खाने खाना भी जिनको नाम कहते हैं। तो यहाँ पर रहीम जो है ना नाम इनका भी रहेगा। रहीम के समय की भी कई बार बात आ जाती है किसके समय में थे, तो रहीम जो है ना, आप अगर ध्यान हो आपको तो अकबर के कवि थे ये रहीम। उसके बाद है अगला, राउरबेल किसकी कृति है। 10वां प्रश्न हमारा, राउरबेल किसने लिखी थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका, शायद रिपीट हो गया किसी कारण से। तो राउरबेल का इसका उत्तर आएगा हमारा 1, रोडा, यानी कि रोडा ने लिखी थी। उसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वां प्रश्न हमारा, हमने किए थे ये पत्र पत्रिकाएं भी की हुई है। अगर आप जिसकी भी ज़्यादा डिटेल देखना चाहो तो आप चैनल पे जाके इसके हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का योगदान टॉपिक करके आपको मिल जाएगा। 11वां प्रश्न है हमारा, प्रजाहित ऐसी पत्र के संपादक कौन थे। वो काफ़ी नाम रहा इस अखबार का, और संपादक की यदि बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। हिंदी भाषा के विकास प्रचार प्रसार में इनका बहुत योगदान रहा, लेकिन ये संस्कृत भाषा के समर्थक भी थे। उसके बाद अगला देखिए हमारा 12वां प्रश्न क्या कहता है। 12वां प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारा ये आ गया 12वां प्रश्न। देखिए अब क्या कहता है, इनमें से किसने हिंदी पद्य में रघुवंश का अनुवाद किया था। रघुवंश जो था वो संस्कृत में लिखा गया था, और हिंदी पद्य में किसने अनुवाद किया था। तो यदि 12वें प्रश्न का भी हम उत्तर लें तो राजा लक्ष्मण सिंह आएगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा। उन्होंने हिंदी पद्य में अनुवाद किया था रघुवंशम नाटक जो था उसका। उसके बाद है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है। अब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है देखना हमें। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। 5 में यदि बात करें तो यहाँ जो दी गई है
ये है हमारी बांगरू, यानी कि जिसको हरियाणवी भी कहते हैं। बी है हमारा पश्चिमी हिंदी की बांगरू आ जाएगी इसमें बी। 13वां प्रश्न है हमारा, 13वें का उत्तर रहेगा हमारा बी। उसके बाद अगला देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है हमारा। चलिए दोस्तों आगे भक्तमाल की बात करते हैं। भक्तमाल पहले हिंदी का भक्तिकालीन काव्य जो था उसमें भी कई बार भक्तमाल का जिक्र आया है। अब फिर हमारा भक्तमाल आ गया यहाँ पे। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी शिष्यों की संख्या रामानंद की, और सारे अच्छे अच्छे कवि रहे हैं, 12 के 12 इनके। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? यानी कि उज्ज्वल नीलमणि किसने लिखी थी? 15वें प्रश्न की बात यदि हम करें तो उज्ज्वल नीलमणि लिखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाता है प्रश्न। 15वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर रहेगा हमारा ए। रूप गोस्वामी ने लिखी थी उज्ज्वल नीलमणि, तो इसका उत्तर हमारा है ए। कुछ थोड़ी सी, हाँ जी ये है ए। उसके बाद अगला है, वैरवई नायिका भेद किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वैरवई नायिका भेद। और ये इस कारण भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रहीम का जिक्र जो है हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी है, उनको भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए वैरवई नायिका भेद, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कवि या लेखक है उनके प्रश्नोत्तर आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारा इसका उत्तर जो है वैरवई नायिका भेद का उत्तर रहेगा हमारा रहीम जी, डी। उसके बाद अगला हमारा सर्वेश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट कवि है क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 6ठी से लेकर 10वीं तक जो है ना 2-3 बार रिपीट होते हैं, इनकी रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस सप्तक के कवि थे? मित्रों आपको पता है 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिन चारों का जिक्र है उसमें पहला सप्तक कभी नहीं होता है, ध्यान देने की जरूरत है। कई बार जो है ना कंफ्यूज करने के लिए प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय, चतुर्थ ऐसे आ जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सप्तक नहीं था, पहले सप्तक को तार सप्तक नाम दिया गया था, और प्रथम सप्तक नहीं था, उसका नाम था तार सप्तक। दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। इस प्रकार हमारे जो है वो ये अलग अलग करके 4 सप्तक निकले थे। चारों के जो थे वो संपादक थे, कौन थे? अज्ञे जी थे। और देखिए तीनों का समय तो थोड़ा नज़दीक है, और चौथा फिर काफ़ी समय बाद, काफ़ी समय के अंतराल के ऊपर निकला था चौथा सप्तक। तो चौथे सप्तक की यदि हम बात करें, पहला सप्तक निकला था हमारा 1943 में, ये आपको सबको पता होगा, पहले ही बात करें। दूसरा सप्तक जो था वो हमारा कब निकला? इसके ठीक 8 साल बाद, और तीसरा फिर उसके 8 साल बाद निकला, तो इस प्रकार हम इनको याद कर लेंगे। लेकिन जो चौथा सप्तक निकला था वो 1979 यानी कि 79 में निकला था, उसका अंतराल तीसरे सप्तक से ज़्यादा है। तो पहले सप्तक में जो थे वो अलग अलग थे। इनकी एक ट्रिक के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी मैं आपको, वो जोड़ जोड़ के जैसे बनाते हैं, ऐसे वैसे तो याद नहीं रहते सारे लेखक कवि, तो उनको याद करना मुश्किल है। तो यहाँ पर बात पूछी गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आपको पता पहला, अगर तार सप्तक को छोड़ दे, दूसरे, तीसरे और चौथे में एक एक तो कवित्री थी और 6 कवि थे। तो अब पहले की, दूसरे की बात, तीसरे सप्तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो जी थे वो तीसरे सप्तक के कवि थे। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी। उसके बाद नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अब ये हमारा 8वें प्रश्न की तरफ, 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हैं, उससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि काफ़ी अंतराल से वीडियो नहीं डल रही, फिर भी आपका प्यार स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और यही कारण है कि मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने की मन में चाह जगी, अन्यथा कई दिन से चाह कर भी नहीं बना पा रही थी, कुछ पारिवारिक कारणों से या कुछ भी लगा लीजिए। तो दोस्तों एक आपके सहयोग से मैंने एक ई बुक प्रिंट करवाई है, और वो मेल पे भी है और आपको स्टोर से भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अगर पूरी डिटेल देखना चाहो तो वहाँ से बुक ले सकते हो आप। अलग अलग पार्ट है उसके सारे, अगर मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहो वो ले सकते हो आप। अगर प्रैक्टिस पेपर लेना चाहो जिसमें 150, 200, 250 तक प्रश्न है एक प्रैक्टिस पेपर में, 14-15 प्रैक्टिस पेपर हैं, और पूरी टेक्स्ट अगर लेना चाहो तो वो भी है, और सारा अगर सेट पूरा लेना चाहो तो वो भी है। जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी और आगे भविष्य में काम भी आएगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? यानी कि 18वां प्रश्न हमारा, नाटक जारी है किसने लिखा था? लीलाधर जगुड़ी, आधुनिक जो है हमारे कवि है लीलाधर जगुड़ी ने लिखा था। ये कई बार क्या होता है, नाटक जारी है किस विधा के अंतर्गत आता है, ये आ जाता है कई बार, तो इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है, ये काव्य संग्रह है, ये नाटक नहीं है, ये ध्यान दे लेना।
उसके बाद अगला, अष्टछाप की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां हमारा, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो 19वें प्रश्न की यदि बात करें तो उसकी स्थापना 1565 में हुई, ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन रहेगा इसका, 1565। अब यहाँ पर देखिए 6 और 5 इस तरह करके इसको एक दूसरे से जोड़ अगर लोगे आप, 5 1 और 5 6, फिर 6 आ गया और फिर 5 आ गया हमारा। तो इस तरह करके एक दूसरे से इसको जोड़ लो। अगर ऐसे नहीं जुड़ता तो 11 और 5 16 और 1 17, इस प्रकार करके जोड़ लो। किसी भी तरह करके जोड़िए आप, 8 और 17 हैं, कुछ इस प्रकार करके जोड़ के किसी तरह याद करने का यही तरीका है, अन्यथा रट्टे मारी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हमें। तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं हम। 20वें प्रश्न में भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, विरह वारिस जो है एक वियोगात्मक काव्य था हमारा विरह वारिस, और इसके रचनाकार कौन थे ये पूछा गया है। ये देखिए रीतिकालीन प्रश्न है, ये रीतिकाल के अंतर्गत आता है। रीतिकाल को हम यदि पढ़ते हैं तो उनको हम 3 भागों में बांटे, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि। ये रीतिकालीन एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहो तो वहाँ पर चैनल पर जाके देख सकते हो, जिसमें पूरा डिटेल दिया है। रीति मुक्त कौन थे, रीति का बद्ध कौन थे और रीति सिद्ध कौन थे, और क्यों कहा गया है उनको रीति मुक्त, रीति बद्ध, रीति सिद्ध। और ये बुक में भी सारी डिटेल दी हुई है, तो आप अगर लेना चाहो तो बुक ले सकते हो, अन्यथा वहाँ वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, विरह वारिस के रचयिता कवि का नाम क्या है? अब आप देखिए, बोधा आलम ठाकुर, घनानंद, सारे जो है हमारे बोधा आलम ठाकुर जो थे ये रीति मुक्त कवि है तीनों। घनानंद जो है वो रीतिबद्ध। तो यहाँ पर बात करते हैं विरह वारिस किसकी रचना है, तो बोधा की है। विरह वारिस की जो है कई बार पंक्तियां भी पूछ ली जाती है, यह महाकराल धाल, इस प्रकार कुछ पंक्तियां हैं, पहले उसमें पंक्तियां भी दी हुई है, बुक में भी दी हुई है पंक्तियां, बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट पंक्तियां काफी छांट के उसमें दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, ये है इसमें धूमिल की कृति कौन सी है, यानी कि धूमिल ने, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का हो गया, बावरा हरिगे का हो गया। अब यहाँ पर बात है संसद से सड़क तक इनकी जो है हमारे आज की जो राजनीति है उस पर कटाक्ष है इनका, और 21वें प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार आता है नेट के पेपर में, तो बहुत बार ही रिपीट होता है ये प्रश्न कि संसद से सड़क तक के लेखक कौन है, या यूँ आ जाएगा कि धूमिल की कौन सी रचना है जो न भारतीय राजनीति पर करारा व्यंग करती है। इस प्रकार करके कुछ उल्ट पुल्ट भी करके पूछ लिया जाता था। तो संसद से सड़क तक जो है इनके धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है 22वां, दिनकर को किस कृति पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुमित्रानंदन पंत, अक्सर इन लोगों के बारे में पूछ लिया जाता है। पंत के बारे में तो ये है कि उनको सुमित्रा सबसे पहले ज्ञानपीठ हिंदी रचना के लिए मिला ही पंत जी को था। तो दिनकर, पंत या निराला, इनकी कई बार पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिन पर उन्हें ज्ञानपीठ। तो दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय पर भी उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन हम बात करते हैं ज्ञानपीठ की तो उर्वशी रचना है उनका, काव्य संग्रह है उर्वशी, जिन पे उन्हें ज्ञानपीठ मिला है। आपने एमए के सिलेबस में पढ़ा भी होगा, उर्वशी का 3रा अध्याय जो था हमारा सिलेबस में था। उसके बाद है काव्य रचनाएं है सारी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। अगला है हमारा, देखिए पहले तो प्रश्न ऐसे नहीं आते थे स्टेट में, और अब आने लगे। और साथियों एक बात और है कि सीट, देखिए टीजीटी का तो सीटेट हो जाता है, और अब हरियाणा सरकार ने एक अच्छा काम कर दिया कि सीटेट एसडेट की जगह भी मान्य है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सीटेट थोड़ा सा एसटेट से इजी पड़ता है, लेकिन पीजीटी के लिए सीटेट नहीं है, वो तो हमें एसटेट ही करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो पहले जो पीजीटी का लेवल था वो इतना मुश्किल नहीं था, धीरे धीरे जैसे समय बीतता, जैसे हमारे कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ने लगे, या यूँ लगा लीजिए कि ज़्यादा कंपटीशन हो गया, तो थोड़ा थोड़ा लेवल भी स्टैंडर्ड का हो गया। नेट लेवल के पेपर प्रश्न आने लगे, पिछले 1-2 बार से इस प्रकार के 1-2 प्रश्न आए हैं, तो इसमें भी मैंने हर एक पेपर में 1-2 प्रश्न इस प्रकार के डाले हैं। क्या होती है, एक तो वाक्य होता है और दूसरा उसका तर्क होता है, उस वाक्य से संबंधित ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, दोनों चीज़ों को अलग अलग से। पहला है जैसे हमारा, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखा ही कर सकती है, ये तो था हमारा एक वाक्य, और इसमें एक तर्क दिया है, यानी कि क्योंकि उसका कारण, रीजन जिसको हम कहते हैं। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है।
स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है, ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए अब 23वें प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहले हम इसको पूरे को देख लेते हैं, क्या है उत्तर बताऊं, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ये पहला कहता है कि उत्तर के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है और आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है, या ए गलत है और आर सही है, या ए और आर दोनों गलत है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है। दो ऑप्शन तो ये हो गए, लेकिन दो ऑप्शन क्या कहता है, एक तो कहता है ए सही है और एक कहता है आर सही है। अब हमें दोनों कथनों को देखना है कि ये कथन हमारे थे क्या। पहले इसके उत्तर की बात कर लेते हैं हम। ए गलत है और आर सही है। अब ए गलत क्यों है वो मैं आपको एक बार उस पे प्रश्न पे जाके दोबारा से फिर मैं उसका बात करूंगी कि ए गलत क्यों है ना, ये ए गलत क्यों है और आर सही क्यों है। अब आप एक बार प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या था हमारा, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती है। नहीं, ये गलत इसलिए है कि नारी चेतना की अभिव्यक्ति तो बहुत सारे पुरुषों ने भी बहुत अच्छी से की है, सिर्फ स्त्री लेखिकाएं ही क्यों कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए गलत है। और तर्क क्या है, स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग है। बिल्कुल दोनों बातें अलग है। लेखन सृजनात्मक लेखन तो जरूरी नहीं जो स्त्रियों की अनुभूति करे या स्त्री हो वही करे, पुरुष भी अच्छी अनुभूति करके लिख सकता है, तो ये ठीक है बिल्कुल। तो आर सही और ए गलत। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। तो ये जो इस प्रकार के कथन जो होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बड़े आसानी से उनके नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन मिलेंगे तभी जब हम उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम अब आगे हैं 24वें प्रश्न पे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अपने बंधुओं से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और फिर से आपका जो है आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। जो हमारे बंधु नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है और वो ये है कि आपको सही ज्ञान देना। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसी उद्देश्य से है, क्योंकि मैं लगभग 20-22 साल से पढ़ा रही हूँ और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते थे कि मैं कोचिंग दे। मैं ऐसी कोचिंग देने में तो असमर्थ थी, लेकिन इसी चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी सेवा कर रही हूँ। और तब तो मेरा दायरा सीमित था और अब दोस्तों आपके प्रभाव से काफ़ी फैल गया है ये। और बहुत सारे ऐसे दूर दूर से मेरे बंधु हैं जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बड़ी खुशी होती है पढ़ के। तो इसी कारण हम कोशिश करेंगे अब रोज़ वीडियो डालें और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, क्योंकि पीजीटी का स्क्रीनिंग भी आने वाला है, कभी भी आ जाए हरियाणा में तो। और सीटेट का भी आगे पेपर भरा जा रहा है, हिंदी सीटेट में भी काम आएगी ये तुम्हें आपको। और धीरे धीरे जल्दी ग्रामर का भी डाल लेंगे, कोशिश करेंगे सारा सिलेबस फिर से हम कवर करें। और जिसको ज़्यादा डिटेल देखनी है चैनल पे जाएं और इससे संबंधित वीडियो सब्सक्राइब करें, देखें। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास तो ऑलरेडी उनको पहले से पता है, जो नए बंधु आए हैं उनके लिए ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बुक की भी बात की थी मैंने, अगर आपको अच्छी लगे तो खरीदें, और अगर उसमें कोई आपको त्रुटि लगती है तो मुझे भेजें अवश्य, मैं कोशिश करूँगी उसमें सुधार करने की, ताकि आपको कई चीज़ें हैं पहली बार हुई है तो मुझे भी थोड़ी सी करेक्शन करनी है। दोबारा अपडेट होगी तो फिर आपके पास वो बुक पहुंचा दी जाएगी जिस भाई ने खरीदी है, वो जिस बहन ने खरीदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने कहा था। कई बार क्या आता है कि छायावाद का आरंभ कब से माना जाता है। झरना किसकी रचना, प्रसाद की रचना थी हमारी। तो इसमें क्या है, आचार्य जो हमारे नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने छायावाद के पहले नामकरणों में नाम आता है तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का ही आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने झरना को इसे ही छायावाद का आरंभ मानते हैं ये। और ये हमारा डी इसका ऑप्शन 24वें का। उसके बाद 25वें प्रश्न को देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था और उसके बाद कौन सा प्रकाशित हुआ था। हमारा प्रश्न ये है 25वां। तो अब देखिए मित्रों, जिसमें डिटेल करवाने की बात है और जिसमें थोड़ी सी समझने की बात है वहाँ हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम पेपर की बात करें भाई, सबसे पहले कौन सा निकला था। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया, हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का योगदान, इस तरह करके एक वीडियो थी और उसमें हमने पत्र पत्रिकाओं की बात की थी कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने किस प्रकार योगदान दिया उसके विकास में। तो इसी के अंतर्गत जो है ना, आपने देखा होगा कि यदि हम उदंत मारतंड की बात करें जो 1828 में प्रकाशित हुआ था, मई 1828 में, और फिर ये 1829 में ही बंद कर देना पड़ा था। तो इसके बाद जो दूसरे अगर पेपर की बात आती, दूसरे अखबार की बात आती या दूसरे पत्र की बात आती है तो वो हमारा बंगदूत निकला था सबसे पहले। बंगदूत यानी कि 1829 में ही निकला था बंगदूत, आपको ध्यान हो तो।
उसके बाद अब यहाँ पर तो देखिए बंगदूत और कोई है ही नहीं। जब इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो बड़े जल्दी से हमें एक मिलता है हमें और फट से उसको कर देते हैं, सी ऑप्शन रहेगा। लेकिन मान लो 2-3 जगह बंगदूत होता तो फिर हमें पता करना पड़ता कि अगला पेपर, अगला अखबार या पत्र या पत्रिका अगली कौन है जो इसके बाद प्रकाशित हुई थी। तो 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका थी, ये प्रकाशित हुई थी। फिर ब्राह्मण पत्र था, वो हुआ था प्रताप नारायण मिश्र, इसके जो है संपादक थे ब्राह्मण के, वो हमारा 1833 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद फिर है ना 1930 में हंस पत्र 1930 में प्रकाशित हुआ था। ब्राह्मण 1933, ब्राह्मण का सन मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा मित्रों, एक बार देखना पड़ेगा। ये 1933 था क्या? हंस तो 1930 में है। तो बंगदूत सबसे पहले है, तो ऑप्शन हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन है इसका उत्तर। उसके बाद है मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है। देखिए हमारे हिंदी साहित्य में 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, जो हम हिंदी काव्य शास्त्र जब पढ़ा था हमने। काव्य शास्त्र की जो है थोड़ी सी कम बुक में डिटेल है, अगली जब अपडेट होगी तो उसमें और डिटेल डाल दी जाएगी। तो वो काव्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 2 चैप्टर और तैयार है मेरे, तो वो जैसे ही टाइप हो जाते हैं हम उसमें वो भी डाल देंगे। तो उसमें सारा काव्य शास्त्र दिया हुआ है कि अभिधा लक्षणा व्यंजना किस प्रकार है और कौन कौन से आचार्यों के कौन कौन से मत है। तो थोड़ा से बुक में जो है वो संक्षिप्त रूप से दिया हुआ है, आगे वो डिटेल करने की कोशिश करेंगे उसकी। तो बात आती है हमारी मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है। दोस्तों जब मुख्यार्थ यानी कि जब मुख्य वाच्य जो है वो अपना अर्थ प्रकट करने में असमर्थ हो जाए, तो फिर लक्ष्य यानी कि लक्षण के माध्यम से हमारा अर्थ स्पष्ट होता है और उस शब्द शक्ति को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। अक्सर काव्य पढ़ते पढ़ाते समय हमारे बहुत से मित्र इधर उधर टीचिंग भी कर रहे होंगे अपने और घर के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो कई बार आपने लिखा देखा होगा तो उसमें लाक्षणिकता का या अभिधात्मकता का या व्यंग्यात्मक व्यंजना का वर्णन है, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ होता है। तो जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है यानी कि लक्षण के माध्यम से जब अर्थ स्पष्ट होता है, तो वहाँ लक्षणा होती है। जब वाच्यार्थ अर्थ देने में असमर्थ हो जाता है तो हम उस शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा, बी ऑप्शन रहेगा। और जब दोनों असमर्थ हो जाए तो फिर तीसरी आती है, और तीसरी का नाम रहता है व्यंजना। यानी कि जब 2 के माध्यम से तीसरे अप्रस्तुत की बात की जाए या किसी पर व्यंग्य किया जाए, कुछ इस प्रकार की बात हो तो व्यंजना होती है। शब्द शक्ति भी मैंने एक वीडियो में डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हो। शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है। शिव शंभू अगर +1 की आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें शिव शंभू का चिट्ठा का जिक्र उसमें भी होता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में जो बंगाल विभाजन है वहाँ पर विदाई संभाषण करके एक पाठ है +1 में इनका, बाल मुकुंद गुप्त का। तो वहाँ पे वो देखते होगे आप कि वहाँ भी शिव शंभू की बात है कि उनकी 2 गायें थी, इस तरह करके। तो उनका पसंदीदा कलाकार रहा है शिव शंभू, जो एक उनका काल्पनिक पात्र है और इसके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त ए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा वही है जिसमें हम कहते हैं ऑप्शनल होते हैं, ये आरोही और अवरोही में लगाए। कई बार अवरोही में आ जाते हैं और कई बार आरोही में। अवरोही में तो जो बाद से पहले का आएगा और उसमें उस पहले से बाद का आएगा। आरोही में जो सीधा अक्सर हम ऐसा रखते हैं। 28वां प्रश्न हमारा, चलिए देखते हैं 28वें प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारा। साकेत कामायनी लोकायतन प्रिय प्रवास। अब हमें ये देखना है थोड़ा सा भी, वैसे मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि कौन सी, लेकिन हमें थोड़ा सा तो ध्यान रखने पड़ेगा। ये सारे महाकाव्य है और कब कब लिखे थे और किस किस ने लिखे थे। कामायनी हमने पढ़ी है उसमें एमए के सिलेबस में, तो कामायनी पढ़ी थी, तब हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि कामायनी कब निकली थी। और अगर ऐसा कुछ हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो हमें ध्यान रहेगा कि कामायनी जो थी वो 1935 में प्रकाशित हुई थी। या आप यूँ लगा लीजिए कामायनी जो न प्रसाद की थी और उन्हीं दिनों प्रेमचंद जी ने जो है एक संघ की स्थापना की थी। इस प्रकार जोड़िए किसी न किसी तरह। 1936 में था प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में, तो लेकिन इंग्लैंड में 35 में ही होगी थी। तो इस प्रकार एक दूसरे से जोड़िए, तो कामायनी निकली थी 1935 में। तो ये इस तरह करके एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कामायनी को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि कामायनी याद रहेगी हमें, ये हमने पढ़ रखी पहले। उसके बाद हम महाकाव्य जो है, खड़ी बोली का महाकाव्य जो है, सबसे पहले बात करते प्रिय प्रवास की। हरिओद जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो दूसरा जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके आसपास ही कभी प्रकाशित हुआ था, ऐसा हमने पढ़ा है। तो पहला विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू होकर 18 तक चला था, कुछ ऐसा था।
तो इस प्रकार करके हम जो है थोड़ा सा किसी न किसी चीज से जोड़ेंगे। तो कामायनी बाद की है, साकेत और लोकायतन, लोकायतन तो बहुत ही बाद का है। तो अब लास्ट में अब दो देखिए, बी और सी दोनों ऑप्शन में हमें, ए तो पहले ही निकल गया और डी भी निकल गया, अब बी और सी में देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो हमारा 1914 में प्रकाशित हुआ था प्रिय प्रवास आ गया, उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा साकेत कब निकला था। साकेत की बात, साकेत ये भी एक महाकाव्य है, राम ग्रंथ है, यूं लगा लीजिए, साकेत अयोध्या नगरी को। तो इस प्रकार जो है इसमें साकेत का प्रकाशन काल जो है वो है हमारा 1930-31 के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट 1931 में प्रकाशित हुआ था। ये कामायनी 1935 में हुई थी, और लोकायतन तो बहुत बाद में हुआ है, यानी कि हमारा हरियाणा बना था उससे 2-1 साल पहले, शायद 1964 में प्रकाशित हुआ था। तो इसलिए यदि हम बात करें तो पहला प्रिय प्रवास साकेत कामायनी, तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इसका, प्रिय प्रवास बी, और साकेत और कामायनी यानी कि इस प्रकार प्रकाशित हुए थे 1914 में। फिर अगला है ये 1931 में, फिर 1935 में, और फिर 1964 में। उसके बाद आ जाइए आपके प्रश्न नंबर 29 पे। 29वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज का बड़ा डिटेल पूर्वक जिक्र किया था हिंदी भाषा और उसके विकास में। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जॉन गिलक्राइस्ट के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो 1800 ईस्वी, ए ऑप्शन आएगा। इसमें जो प्रोफेसर थे हमारे, तीनों चारों के नाम हमने, लल्लू लाल, सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे, उनकी बात हमने की थी और हिंदी भाषा के विकास की बात की थी। तो ये अगर आप डिटेल देखना चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद 30वां प्रश्न है हमारा, कवि वचन सुधा का संपादक कौन था, यानी कि कवि वचन सुधा किसने संपादित की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है 30वां प्रश्न हमारा कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, या फिर कई बार आरोही अवरोही क्रम में भी आ जाता है ये। तो यहाँ पर यदि बात इनके संपादक की, भारतेंदु हरीशचंद्र जो है इसके संपादक रहे हैं, जो 4 नाम इनमें दे रखे हैं, क्योंकि ये सारे जो ना ठाकुर मोहन प्रताप नारायण बाल कृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु युग ही नहीं है, सारे भारतेंदु मंडल के ही है सारे। ये मंडलों की बात भी मैंने एक ट्रिक के साथ की हुई है, आधुनिक जो है ना हमारा इसमें गद्य का विकास उसमें। उसके बाद है अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, अगला 31वां प्रश्न क्या कहता है। 31वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का आरंभ कब हुआ था। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार मैंने बहुत पेपर दिए अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह से, हिंदी के और दूसरे सब्जेक्टों में भी मैंने 3-4 सब्जेक्टों में हमें किया हुआ है, काफ़ी सारे दिए हैं। तो हिंदी वाले में सरस्वती पत्रिका का तो अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता था, या तो यूँ आता था कि इसके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया, प्रथम संपादक कौन थे ये आ जाता है, या यूं आ जाता कब संपादक बने, या कौन संपादक थे, कितने सालों तक किया, अलग अलग कई तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। तो आधुनिक हमारा गद्य और काव्य का विकास है, उसमें इसका जिक्र है। सरस्वती पत्रिका बुक में भी डिटेल दी हुई है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ए ऑप्शन रहेगा इसका 1900 ईस्वी। और अगर आ जाए हमारा प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब बने, तो 1903 में संभाला था उन्होंने इनका संपादक कार्यभार। उसके बाद हमारा 32वां है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किनको मिली थी। मित्रों ये भक्तिकालीन जो है हमारे निर्गुण कवि हैं उनमें इनका जिक्र किया है, क्योंकि उनकी जो कबीरदास जी की जो रचना है ना बीजक, वो भी उनके इन्हीं चेले ने संग्रहित की थी उनकी वाणियों को, क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा तो कुछ है नहीं, अनपढ़ थे, वो तो गाया है उन्होंने। उनकी गाई हुई रचनाओं को संग्रहित करने वाले धर्मदास ही थे, और उनकी गद्दी संभालने वाले भी धर्मदास थे। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका 32वां प्रश्न हमारा। तो आइए अब आगे देखते हैं हमारा 33वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 33, हाँ जी, निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब पहले कौन सी निकली और बाद में कौन सी निकली, तीसरा प्रश्न है, 33वां प्रश्न है हमारा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ये किसके रचनाएं, महादेवी वर्मा की, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, निर्जा, किस, अब इनको सबसे पहले कौन सी रचना थी। तो थोड़ा सा भी अगर हमने महादेवी वर्मा को पढ़ा है तो ये बात आ जाती है हमारी, सांध्य गीत तो सबसे बाद की है इनमें, क्योंकि पहले निकली थी और बाद में उनका मिला जुला सा मिश्रण जो था वो सांध्य गीत था इनका, निहार, रश्मि, निर्जा इनका। तो अब ले दीजिए कि कौन सा ऑप्शन रहेगा 33वें का। सबसे पहले निकली थी निहार, जो है हमारी रचना थी इसकी 1930 में प्रकाशित हुई थी इनकी। तो निहार आएगा यहाँ पे, पहले में निहार है बी ऑप्शन में, तो ये बी ऑप्शन हमारा इसका, एक बी ऑप्शन ये रहेगा इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन अगर नोट करना चाहे तो निहार 1930 में निकली थी और रश्मि 1932 में निकली थी, निर्जा 1935 में निकली थी और सांदे गीत जो थी 1936 में निकली थी। 1936 में वही है कि मुंशी प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी और उसी साल जो है महादेवी वर्मा का भी जो है सांदे गीत संग्रह प्रकाशित हुआ था, जो काफ़ी चर्चित रहा था। इन पे उनको जो है वो अवार्ड भी मिला था। उसके बाद आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित नाटकों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाटक दोस्तों ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रश्न जो है 4-4 प्रश्न होते हैं हमारे साथ साथ, तो इसलिए इनको थोड़ी सी अच्छे से आराम से करने की ज़रूरत है। आरोही क्रम में हमें पहला कौन सा निकला, दूसरा कौन सा निकला, सबसे पहले ये देखना है। भारतेंदु युग के और कुछ प्रसाद युग के नाटक है यहाँ पे इसमें। और यहाँ पर है पहला भारत दुर्दशा, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा सिंदूर की होली, चौथा आधे अधूरे। आधे अधूरे और चंद्रगुप्त हमने एमए के सिलेबस में पढ़ा था, आपको याद हो तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए में पहला भारत, आधे अधूरे, चंद्रगुप्त और सिंदूर की होली। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनके लिए चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा और सिंदूर की होली में डाउट हो सकता है। आधे अधूरे तो बाद का है, इसको तो शायद आप जानते ही होंगे, मोहन राकेश का है आधे अधूरे। भारत दुर्दशा जो है वो किसका है, ये भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है। तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी तो सबसे पहले हुए थे। यहाँ यूँ कहिए कि नाटक का शुरुआत करने वाले ही कहीं ना कहीं भारतेंदु हरीशचंद्र। शुरुआत तो पहले इनके पिता ने भी कर दी थी, लेकिन उसका विकास अगर लें या अच्छी तरह से शुरुआत ले तो इन्हीं के समय में हुई थी। जानकी मंगल नाटक का नाम सुना होगा, उनके पिता ही थे उसके लेखक भारतेंदु जी के। चंद्रगुप्त प्रसाद का है, चंद्रगुप्त को हमने पढ़ा भी है। चंद्रगुप्त जो है वो 20वीं शताब्दी का है, यानी कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। और यदि सिंदूर की होली की बात करें तो ये 1934 की है। और आधे अधूरे तो मैंने कहा कि आधुनिक, ये तो बहुत बाद का है। ये तो हमारा हरियाणा आज़ाद होने के भी 3 साल बाद का, यानी कि 1969 का है आधे अधूरे। तो मोहन राकेश का जो सिलेबस में भी था, आपने सावित्री और महेंद्र वाली वह कहानी कुछ याद हो तो आपको। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा इसमें आ गया, तो यानी कि ये हमारी है किसकी, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भारत दुर्दशा लिखा था। और प्रसाद से पहले और मोहन राकेश से पहले तो उनका ही नाम आता है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन तो थोड़ा सा भी अगर हमने नाटकों के बारे में पढ़ रखा तो भारत दुर्दशा उनका मौलिक नाटक था। ये किसका, भारतेंदु हरीशचंद्र जी का, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद फिर स्थापना और जो न तर्क, यानी कि जो हमारे एक तो वाक्य है और दूसरे उसके बारे में उसका रीजन है उस वाक्य का, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रामाणित थी। और तर्क क्या कहता है, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। यानी कि 35वां प्रश्न है हमारा। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले तो हम क्या है और फिर पहले वाला समझा था उसी प्रकार मैं आपको समझा देती हूँ। ए गलत है, आर सही है, ए और आर गलत, ए सही है और आर गलत है। और तीसरा जो है हमारा ए गलत है और आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। यानी कि या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक गलत है एक सही है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके उत्तर की बात कर लेंगे। इसका उत्तर रहेगा हमारा ए तो सही है और आर गलत है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ए सही है और आर गलत है। अब देख लेते हैं ए सही क्यों है और आर गलत क्यों है, देख लीजिए क्यों है। कहता भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रामाणित थी, बिल्कुल ठीक है। सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं, सभी कवि ऐसे नहीं थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं थे। तो इसलिए हमारा आर गलत हो जाता है और ए सही रहता है। तो उत्तर हमारा इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा हमारा बी, ठीक है, ये बी उत्तर रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36वें प्रश्न में क्या कहता है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यह आ जाता है कितने समय में हुई थी, या कौन से सन में शुरू हुआ था, कौन से में खत्म हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न। या कई बार सन का ना पूछ के संवत का भी पूछ लिया जाता है। मैंने पहले भी प्रश्नोत्तरी करवाई है, उसमें बड़ी डिटेल से करवाई थी। तो कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास जी को 2 वर्ष और 7 महीने लग गए थे। यदि हम भारतीय संविधान लेखन की बात करते हैं ना, जनरल नॉलेज की बात है, हम कहते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे उसको संविधान को लिखने में। तो इसी प्रकार रामचरितमानस भी एक बहुत बड़ा राम की कथा लिखी उन्होंने, 7 भागों में 7 कांडों में बांटी उसको लिखने में उन्हें 2 वर्ष और 7 माह का समय लग गया था। तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा यहाँ पे।
उसके बाद 37वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत अच्छे, मुझे बड़े रुचिकर लगते हैं इस प्रकार के प्रश्न। दो चीज़ों से रुचिकर लगते हैं, एक तो देखिए हम यूँ मिलान करते हैं तो बड़ा रोचक लगता है, और दूसरा क्या होता है कि जब हम एक प्रश्न इस प्रकार का करते हैं तो हमारे 4 प्रश्न हल हो जाते हैं। अगर आपने मेरी समाज की वीडियो देखी होगी तो आप ये चुटकियों में प्रश्न हल कर दोगे। समाज की वीडियो मैंने डाली हुई है, संधि और समास व्याकरण के 5-4 टॉपिक टच किए हुए हैं और उनको बड़े डिटेल में अच्छे से करवाया हुआ है, बड़ी ट्रिक के साथ। आप उसको चाहे तो अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। चलो जी, देखिए क्या कहता है, 1 और 2 को चक्कर पानी में कौन सा समास है। अब चक्कर पानी जो है वो क्या है, चक्कर और पानी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन अब अगला आ गया यथाशक्ति, अगला आ गया पाप पुण्य और अगला आ गया नीलकमल। ठीक है, तो चक्कर है पानी में जिसके, अर्थात कोई विशेष तीसरी, जब 2 प्रस्तुत के माध्यम से चक्कर और पानी 2 प्रस्तुत है, किसी तीसरे की बात कर ली जाए और आप यूँ देखो विग्रह करते समय जब जिसके कोई आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ए का हमारा क्या आ जाएगा, अगर ए को हम ले तो ए आ जाएगा 4 ऑप्शन में। ठीक है, फिर हमारा आता है यथाशक्ति, जिसका पहला पद अव्यय हो जाता है और उसी की प्रधानता होती है। अव्यय क्या होते हैं, जो वह न हो, यानी कि जो वचन लिंग पुरुष जाति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते और वही प्रमुख होते हैं। तो शक्ति के अनुसार यथा इंपॉर्टेंट आ गया इसमें। तो ये अनुसार जब हो जाता है तो हमारा 5वां आ जाएगा, इसका अव्ययी भाव समास होता है जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है। फिर पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, तो हमारा ये आ जाएगा, जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों लोग कुश्ती कर रहे हो तो द्वंद्व आ जाता है। और फिर नीला है, जो कमल की विशेषता है नीला होना, ये हमारा कर्म को धारण करने वाला आ गया। ये हमारे चारों तो आगे। तो अब इसमें देखिए जो ना हमारा क्या रहेगा, अगर ऑप्शन देखें तो पहला 4, फिर दूसरे का 5 और तीसरे का 1 और फिर चौथे का 2। 4, 5, 1, 2। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा हमारा, 4, 5, 1, 2 सी ऑप्शन जो है इसका रहेगा। इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, ये है इसका। उसके बाद अगला भी हमारा सूची समूलन, यानी कि क्या आ गया, ये 4 प्रश्न आ जाएंगे इसमें भी। बोली का स्थान, ये मैंने हिंदी भाषा और उसके विकास में 5 बोलियों को अच्छे से बांटा और उसकी जगह का नाम भी दे रखा है कि ये बोली कहाँ बोली जाती है। तो आप इसकी अगर अच्छी डिटेल करना चाहें तो वहाँ जाके कर सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएगा कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। यदि हम इसके उत्तर की बात करें, कौन सा प्रश्न है हमारा, 38वां प्रश्न है। 38वें प्रश्न की पहले उत्तर की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ और इसकी डिटेल करूँगी तो लंबा खिंच जाएगा हमारा वीडियो। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा बी। पहले का 4 है, यानी कि अलीगढ़ में बोली जाती है हमारी, वो बी ऑप्शन रहेगा इसका। ये यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी दूसरा भोजपुरी जो है वो पीछे कौन सा था हमारा, एक ऑप्शन है। और तीसरा है सी, 5वां अवधि दरभंगा में बोली जाती है। इस प्रकार करके जो है ना, हम इस प्रश्न को ज़्यादा मैं इसकी डिटेल यहाँ नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो में की हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब आता हमारा 39वां प्रश्न। इसमें से किस लेखक ने शरतचंद्र की जीवनी लिखी है। शरतचंद्र की जीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। 39वें प्रश्न की बात है हमारी, इंपॉर्टेंट है। शरतचंद्र की जीवनी किसने लिखी है और नाम भी क्या था उसका, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। आवारा मसीहा नाम था शरतचंद्र की जीवनी का। इसके लेखक पूछे गए हैं हमारे यहाँ, लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी इनके लेखक हैं, मतलब सी ऑप्शन रहेगा। 39 का हमारा ऑप्शन है सी। विष्णु प्रभाकर का संबंध हमारे यहाँ हिसार से भी है, हिसार से पढ़े हुए हैं, काफ़ी पुराना सी स्कूल है, वहाँ के ये स्टूडेंट रहे हुए हैं विष्णु प्रभाकर जी। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसे माना गया, किसने माना है। कवि की, ये भारतीय काव्य शास्त्र की बात आ गई। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण भी बड़ा अच्छा रोचक सा टॉपिक है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र में। 40वां प्रश्न हमारा, तो इसमें आचार्य नगेंद्र ने इनको कवि की अनुभूति है उसी का साधारणीकरण होता है, वही जो साधारणीकरण कहलाता है। डी ना इसका सॉरी, ये ऑप्शन रहेगा डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद हमारा 41वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है। दोस्तों 8 प्रकार के जो हमारे भावों की बात हुई थी और वैसे 9 की हुई थी, क्योंकि भरतमुनि ने 9वां नहीं माना था। तो 9 मूल भाव है, तो संचारी भाव नहीं है। तो जो मूल भाव इसमें अगर कोई है तो वो नहीं है। गर्व है, हर 33 संचारी भाव होते हैं हमारे। तो शोक जो है वो हमारा मूल भाव में आता है, तो ये संचारी भाव नहीं है, ए ऑप्शन रहेगा इसका 41वां प्रश्न हमारा।
उसके बाद अगला देख लीजिए 42वां, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसके लेखक मोहन राकेश नहीं है। देख लेते हैं हमारा आधे अधूरे, 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। यदि इन नाटकों की सब की बात करें तो मोहन राकेश के हैं ये नाटक, लेकिन 8वां सर्ग जो नाटक है वो बहुत बार आ जाता है। 8वां सर्ग किसने लिखा था, या 8वां सर्ग का थीम क्या था, या 8वां सर्ग जो है वो क्या है, ये इस प्रकार का आ जाता है। 8वां सर्ग मोहन राकेश का नहीं है। लेखक का नाम आगे दिया हुआ है तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं बताऊंगी, आगे देख लेंगे हम। उसके बाद कौन सा पात्र चंद्रगुप्त का नहीं है, पात्रों के संबंध में भी कई बार आ जाते हैं, कार्नेलिया, अलका, कल्याणी, मंदाकिनी। कौन सा पात्र ऐसा है, तो यहाँ पर कल्याणी, अलका, कार्नेलिया, आपने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा था हमें के सिलेबस में, तो ये तीनों थे उसमें, लेकिन मंदाकिनी जो था हमारा 44वां प्रश्न, वो ध्रुव स्वामी की भी नाटक था हमारे उसमें सिलेबस में लगा हुआ था। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी की पात्रा है, तो मंदाकिनी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। प्रसाद के ही है चंद्रगुप्त भी, ध्रुव स्वामी भी। हृदय की मुक्त अवस्था की रस दशा किसने माना है, हृदय की जो मुक्त अवस्था होती है उसको रस दशा किस आचार्य ने या किस आलोचक ने माना है। 44वां प्रश्न हमारा, और इसका ऑप्शन रहेगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि हृदय की मुक्त अवस्था ही रस दशा है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा बी रहेगा। उसके बाद दोस्तों 45वां और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि जल्दी से आप अपने कमेंट भेजो ताकि दोबारा फिर नई फुर्ती नए संचार के साथ हम रोज़ नई वीडियो लेके आएँ और आपके सहयोगी बने। तो अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न इसका, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो सुरेंद्र वर्मा ने 8वां सर्ग लिखा था, उनका नाटक है ये 8वां सर्ग, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आप इसमें अगर आपको और भी कुछ लगता है कि कुछ हो सकता है, वैसे तो मैंने कोशिश की है इसको बहुत अच्छे से करवाने की, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए, लाइक करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।